तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आयनिक इक्विलिब्रियम, आपने इक्विलिब्रियम सीखा हुआ है, क्या था इक्विलिब्रियम, कोई बताएगा? ठीक से बताना बेइज्जती मत करना। सर इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो सिंपल बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में उनका कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, या एक ऐसे स्टेट आ जाए जब उनका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब आपका इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन तो रिवर्सिबली हो रही होगी, एक ऐसे स्टेट आएगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाए, उनका रेट चेंज होना बंद हो जाए। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम आयनिक है, इसका मतलब आयन और अनआयोनाइज्ड जो सब्सटेंस होंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बट इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा, आयन और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस यदि ए से बी बन रहा है, बी से ए बने, और इन एक टाइम आए बेटा जब इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाए, सेम हो जाए। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, जब आयन और अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो, उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक। तो बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, जो अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इक्विलिब्रियम पर। तो ये सारी कैलकुलेशन के लिए हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या करने वाले हैं ये समझते हैं। सबसे पहले हमें बेटा पीएच कैलकुलेशन, पीएच हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली एसिड का या बेस का, या तो एसिडिक सॉल्ट का या एसिडिक या बेसिक सॉल्ट का। करेक्ट, एसिडिक सॉल्ट कितना एसिडिक है ये पता करेंगे, बेसिक सॉल्ट कितना बेसिक है ये पता करेंगे, एसिड कितना एसिड है, बेस कितना बेसिक है। बेसिकली उसका पीएच कैलकुलेशन करना है। पीएच कैलकुलेशन के लिए आप सभी को पता होगा क्या चाहिए होता है, पढ़ा है कभी पीएच, पहली बार सुन रहे हो। पीएच के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर मतलब एक पूरे को ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, फिर हम लोग एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीएच के लिए आपको क्या, पीएच बेटा, पीएच सबने सुना है 1 to 14 और 0 to 14 होता है, ठीक है। 7 न्यूट्रल, 7 से कम आपका एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, ये सबने सीखा है, करेक्ट। अब इसमें क्या है, बस पीएच निकाला कैसे जाता है, बहुत आसान है, माइनस लॉग ऑफ, यदि पीएच निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच, आयन, आयन है ना, आयन है, आयन निकालना। पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, करेक्ट। यदि सपोज HCl है, ये क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, और आपको, और ये आपको पता चले जाए यदि कि इधर कितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो सिंपल पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है। तो हमें बेटा इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अब बोलो सर, और सिर्फ इतना ही करना है, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, पीएच निकाला। सर हर एक क्वेश्चन में आपसे पीएच पूछेगा, करेक्ट, आसान है, हाँ? आसानी हो गया ना ये तो। H निकालो और बस आंसर। बट H कैसे निकालेंगे, H किसका निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, यदि क्या मिक्स करने पर क्या होगा। यदि सपोज मैंने 4 एसिड मिला दिए तो क्या होगा, यदि मैंने 2 एसिड लिए 2 बेस हुए, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं मिक्स करने के बाद उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या पीएच होगा, करेक्ट। अच्छा मैं आपसे पूछूं H2SO4 का पीएच क्या है, H2SO4 का H, अच्छा ये बताओ, जो ये पीएच होता है ये किसी एसिड का है
जैसे मैं आपको बोलूं कि pH = 7 है, pH = 2 है, एसिड, ठीक है, वो H2SO4 लिख के दिया, तो क्या ये H2SO4 का pH है? सर कॉन्सेंट्रेशन का, आयंस का जो क्वेश्चन नहीं कॉन्सेंट्रेशन था उसका पीएच। सर H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का पी। सुनो सुनो क्वेश्चन समझो पहले, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे बोलूं एक है H2SO4, ठीक है, pH, और एक है H2SO4 Aqueous, pH कौन सा सही है? तो मैं इस तरीके से पूछ रहा हूं तो आप सब बोल दोगे सर एक्वस वाला सही है, बट यदि मैं इस तरीके से नहीं पूछता, सिर्फ ये बोल देता, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सब सही है, राइट? समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको सिखाया अभी आयंस, इधर क्या चाहिए, और कोई अपने आयंस कब, कोई भी सब्सटेंस आयोनाइज कब होता है? सॉल्यूशन में। कभी भी बेटा हवा में कोई भी आयोनाइज नहीं होता, हवा में उसको आयोनाइजेशन करने के लिए हमेशा मीडियम चाहिए, राइट? अब यदि मीडियम चाहिए तो क्या होगा, आपको ये H2SO4 अपने आप डिसोसिएट तो होगा नहीं, हमें पीएच क्या बताता है? हमें पीएच बताता है बेटा कितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, करेक्ट? और इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब है? अकेला H2SO4 है, वो आयोनाइज ही नहीं हुआ, उधर आयोनाइज ही नहीं हुआ तो H+ ही नहीं रहा, करेक्ट? आयोनाइज कब होगा? जब आप किसी को उसके सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, वाटर में डाले, वाटर में H2SO4 को डालोगे, क्या होगा? तुरंत आयोनाइज होगा, और आयोनाइज हुआ तो वो क्या, H+ और 2H+ प्लस SO4 Q- में ब्रेक होगा। तो हमेशा याद रखना, एक एसिड यदि कोई ये पता है क्या, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, जो एक H+ फर्नेस करे उसको मोनो बेसिक बोलते हैं, जो 2H+ फर्नेस करे उसको डाई बेसिक बोलते हैं, और जो 3 करे उसको डाई या पॉली, ठीक है? एक बार में बेटा एक H+ की फर्नेस होता है, मतलब ये H2SO4 है, इसको आपको ऐसे 2 बार में लिखना पड़ेगा, ये HSO4 H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन क्या बनाएगा, H+ प्लस SO4 HSO4। फिर अगली बार क्या होगा, HSO4 माइनस एक्वस क्या करेगा, H+ प्लस, कभी भी बेटा एक बार में 2H+ फर्नेस नहीं होगा, ठीक है? ये समझ में आ गया? क्लियर है इतना? तो हम अभी हमने क्या, बेसिकली हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। सर आवाज नहीं हो रही। एसिड या कौन से बेस या सॉल्ट किस तरीके से आयोनाइज होते हैं, मतलब आपकी स्पीसीज कैसी है, ये आयोनाइज को सबको होना है, जरूरी है क्या ऐसा? सब जितने भी स्पीसीज हैं सब आयोनाइज होते हैं क्या? शुगर होती है? नहीं होती ना, फिर ये नहीं बोल सकते कि सारे स्पीसीज आयोनाइज होते हैं। तो अब हमें सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम कब होगा, ये समझना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा स्पीसीज के बारे में। आपका ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्पीसीज कैसा है, और उसके बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिस्टम। कैसा सिस्टम है, कैसा स्पीसीज है, उस पर डिपेंड करेगा आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ के लिए। अब ये स्पीसीज बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं, ये स्पीसीज 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं बेटा कितना भी डिसोसिएट होने चाहिए, ठीक है, कितना भी डिसोसिएट हो, यदि वो थोड़ा बहुत भी डिसोसिएट हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या, वो डिसोसिएट, मतलब वो सारे स्पीसीज जो आयोनाइज हो उनको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयोनाइज ना हो उसको क्या बोलोगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। है समझ में, क्लियर है इतना। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जैसे मैं अभी पूछा इससे ग्लूकोज, यूरिया, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस बेटा जो आयोनाइज नहीं हो सकते, ठीक है, वो सारे स्पीसीज जो आयोनाइज, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया, बहुत सारे ऐसे अभी मैं लिखाऊंगा, सुक्रोज वगैरह, जो बेसिकली आयोनाइज नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। और जो आयनाइज होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, सुन लो मैं लिखाऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, अब आपको पता है बेटा आयनाइज होना मतलब डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने डिफाइन करा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि कौन कितने डिग्री से डिसोसिएट कर रहा है, कौन कितना डिसोसिएट कर रहा है, करेक्ट, उसके लिए अल्फा डिफाइन किया था। तो अभी यदि आपका अल्फा 100% है, क्या 100% है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब या तो फ्रैक्शन में बोलते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, परसेंटेज में बोले तो 100% बोल सकते हैं। यदि अल्फा 1 और 100% है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। अब यदि कोई चीज 100% आयोनाइज हो रही तो क्या बेटा वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है। या ऐसे में बोल सकता हूं कि क्या वो आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगी, ये यदि ये 100% इन आयंस में ब्रेक हो जाए तो ये अनआयोनाइज सब्सटेंस खत्म। ध्यान से सुनो, यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर। यदि ये सब्सटेंस 100% आयोनाइज हो गया तो उस टाइम पर ये तो खत्म, जीरो, ये दोनों है। तो क्या इस इक्विलिब्रियम आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड के बीच में एस्टैब्लिश हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 100% आयोनाइज हो रहा है, तो इस समय पर आयोनाइज है ही नहीं, तो इधर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल, करेक्ट। और ऐसा कोई है जो कि 100% आयोनाइज ना होता, थोड़ा बहुत कुछ बच जाए, थोड़ा बहुत कुछ बच जाए। यदि सपोज आपका कुछ एसिड इस तरीके से है CH3COOH, ठीक है, वो क्या होगा CH3CO- प्लस H+। ये बेटा एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि 100% आयोनाइज नहीं होता है, अल्फा लेस देन 1, कितना भी हो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। यदि लेस देन 1 है तो कुछ तो डिसोसिएट, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 से कुछ डिसोसिएट हुआ, अल्फा और ये अल्फा और ये अल्फा फॉर्म होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था। अब यदि ये माइनस अल्फा अल्फा और अल्फा फॉर्म हुआ तो ये 100% ये आयन बनेंगे, उस समय ये भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि अल्फा लेस देन 1 है, कुछ ना कुछ तो अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है। और यदि अनआयोनाइज्ड यदि सब्सटेंस प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयन और अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, हो सकता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनके बीच में एक आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। आया समझ में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यदि आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट 100% आयन, जैसे ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन में बोलूं 10⁻³ दिया हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि आपके पास एक एसिड है HCl जिसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, और आपसे पूछे इसका पीएच बताओ, तो आपको क्या पीएच बताने में प्रॉब्लम होगा, क्या हो जाएगा पीएच, केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करो तो। आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज होगा, तो ये आपका जितना ये है उतना ये फॉर्म करेगा, उतना ये फॉर्म करेगा। मैं पूछा क्या, पीएच, पीएच कैसे पता चलते,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, आप क्या पीएच निकाल सकते हो? तो पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ गए? बड़ा आसान है, हो गया ना? तो ये तो इस केस में, हाँ बोलो, सर आप वो चलो आप तो मेरे को नहीं समझ, क्या बोल रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ एच वाला वो वाला नहीं समझ। कैलकुलेशन ऑफ एच वाला? हाँ बेटा ये आयनिक इक्विलिब्रियम भूल गए? ओ सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं सर याद है, मतलब वो तो आपने कंसंट्रेशन बोला वो है, मतलब वही मतलब उधर ये बराबर होगा इसके, ये समझ में आ गया? हाँ ये सर 3 कैसे आया? लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, बेस इसके ऊपर जितना पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और बेस हाँ सर वो 10 भी और समझा, 10 अब हो जाएगा। मतलब एच की जगह वो डाल देंगे ना, मतलब 10 टू द पावर -2। हाँ हाँ, और क्या है जगह मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन डाला। आगे समझ में सभी को? तो ये सबसे आसान केस है जब आप पीएच निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये 100% आयोनाइज होगा। जितना आप क्या लोगे, एसिड या बेस लोगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। और ये आपका बेटा एक्वस सोल्यूशन में तो ये लिख के दे दे तो आप आयनिक मत लगाना, राइट? क्योंकि ये बेटा आयनाइज ही नहीं होगा। ये कहां पर होगा आयनाइज? एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, अब आप समझते हैं थोड़ा सा, तो ये समझ में आया आपको? इतना आसान है। अब आप सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकाल सकते हो यदि आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन दे तो, राइट? अच्छा ये बताओ, 10 टू द पावर -8 HCl का कॉन्सेंट्रेशन, 10 टू द पावर -8 मोलर HCl दे रखा हूं। हाँ एक्वस ऑब्वियसली सर एक्वस सॉल्यूशन, हाँ एक्वस सॉल्यूशन। तो अब इसका पीएच कितना होगा? 8 होगा। और अभी हमने सीखा था 7 से पहले एसिड और 7 के बाद बेस, 8 आ गया, ये बेस हो गया। तो एसिड को अपन बेस भी बना सकते हैं पानी मिला के, ऐसा हो सकता है क्या? एसिड को पानी मिला के बेस बना सकते हैं क्या? नहीं कॉन्सेंट्रेशन 10 डाइल्यूट कर सकते हैं। -8 है, इसका मतलब क्या आपने पानी ज्यादा मिला दिया है ना? हाँ सर आप क्या कर रहे हो, आप सभी लोग एसिड में पानी मिला रहे हो, बेस मिल जा रहा है। तो डाइल्यूट होगा ना? हाँ तो डाइल्यूट होगा तो क्या बेस हो जाएगा? नहीं सर एसिड तो एसिड ही रहेगा। सोचो क्या कर रहे हो, ये आपने थोड़ा बहुत 10th में भी सीखा होगा। अभी अब समझ रहे हो? अब मैं आपको अभी तक जो आसान आसान सिखा दिया, अब आपको मैं रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। यदि आपसे ऐसा कुछ पूछे तो आप क्या आंसर करके आओगे? एक, अब आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हो रहा है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, ये 8 नहीं हो सकता, कॉमन सेंस है, आपको पता है, राइट? 8 नहीं हो सकता है ना? सबको क्लियर है? क्योंकि बेटा एसिड बेस नहीं बन सकता, पानी मिलाने से तो नहीं बनेगा। ठीक है, एसिड बेस नहीं बन सकता, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। भाई वाटर भी तो प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर का पीएच कितना होता है? 7। आपको मैं जब जीओसी पढ़ा रहा था तो मैं बताया था बहुत सारे एसिड से ज्यादा एसिडिक तो पानी है ना? H2O बीच में आया था, बहुत सारे एसिड से ज्यादा एसिडिक तो वाटर है। आजकल आपने सुना होगा बेटा अल्कलाइन वाटर प्यूरिफिकेशन वाले वो आने लगे, आरओ अल्कलाइन वाले आने लगे ना? हाँ सर। क्यों जरूरत है अल्कलाइन की? सर वाटर मतलब जो फैक्ट्री आपका वाटर एसिडिक है, और एसिडिक वाटर हम लोग की बॉडी के लिए हार्मफुल है। और हम लोग बेटा दिन भर जो भी खाते हैं उसमें से 90% चीजें एसिडिक ही है। देख लो, आप ही सोचो, करेक्ट? तो यदि हम वाटर बेसिक पिए तो हमारा एसिड और बेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और हमारा हेल्थ कैसा रहेगा? अच्छा, समझ रहे हो ना?
इसलिए आपका क्या हो रहा है, ये आपको अल्कलाइन वाटर पिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सुना होगा तुम लोग ने विराट कोहली का जो पानी है वो, है ना, सुना है ना ये सब। वो क्या है उसमें ऐसा कुछ क्या कर देते हैं, समझ रहे हो ना, आप समझदार हो, अब पढ़ना कहीं तो मिलेगा आंसर, अब समझ में आएगा तुमको, ठीक है। अब सुनो जरा, तो ये जो वाटर अब क्या है बेटा, HCl यदि एक्वस सोल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेशन आपके पास ये है, इसका मतलब है कि आपने वाटर में 10 टू दी पावर -8 HCl डाला होगा। तो ये यदि 100% आयोनाइज भी हो गया तो बेटा ये H+ ये इतना ही बनाएगा, करेक्ट, इतना ही बनाएगा। और ये जो H2O है बेटा ये भी आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, H3O+ या मैं क्या बोलूं H+, ठीक है। वाटर आपको पता है बहुत कम डिसोसिएट होता है, ठीक है। वाटर भी क्या है बेटा, ना के बराबर डिसोसिएट होता है। अभी मैं वाटर की प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, ठीक है। तो वाटर भी बहुत कम डिसोसिएट होगा, बट कुछ तो होगा, और जो कुछ होता है बेटा वो 10 टू दी पावर -7, मतलब इससे ज्यादा ये दे रहा है। अब आपको पीएच मैंने क्या डिफाइन करा था, पीएच फॉर सोल्यूशन है, फॉर सोल्यूशन ये नहीं है कि ये कितना H+ दे रहा है, ये आपके सोल्यूशन में H+ कितना है वो आपको पता करना है। वो आपको पीएच कैलकुलेशन में आपको सोल्यूशन का H+ डालना है, तो उधर वाटर भी है। और तो अब हम लोग वाटर का जो H+ है और जो उसका H+ है दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उससे जो पीएच आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आपके डायरेक्ट तुरंत दिमाग में आएगा सर इस केस में आपने क्यों नहीं करा, इधर भी तो होना चाहिए, पूरा आयनाइज इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। आयनाइजेशन बेटा स्पीसीज की एबिलिटी होती है, कहां पर मिक्स है किसके साथ मिक्स है उस पर फर्क नहीं पड़ता। यदि HCl है तो वो हमेशा 100% आयोनाइज होगा, ओके। तो इधर भी 100% आयोनाइज हो रहा था, जितना लिया था उतना ही लिखा, इधर भी जितना लिया था उतना ही कॉन्सेंट्रेशन H+ देगा, HCl देगा H+, राइट। बट अभी क्या कर रहा था, इधर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बेटा 10 टू दी पावर -7 हमेशा रहता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपको पता है K की वैल्यू चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज करने से K की वैल्यू चेंज हो जाती है, और K की वैल्यू चेंज होगी तो आपका उसका डिसोसिएशन चेंज हो गया, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फिक्स KW की वैल्यू होती है, उससे हम लोग H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं जो कि 10 टू दी पावर -7 फिक्स होती है। ये सारी चीजें अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बस ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आपको कंसीडर क्या क्या करना है, ठीक है। ये तो ये समझ में आ गया कि ये HCl आपको ये दिया इतना, बट इसका कौन सा, ये आपका एक्वस सोल्यूशन यदि वाटर में, तो वाटर से जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको कंसीडर करना चाहिए। बट इधर क्यों नहीं करा, इधर इसलिए नहीं करा बेटा क्योंकि 10 टू दी पावर -3 के सामने 10 टू दी पावर -7 बहुत छोटा नंबर है। 10 टू दी पावर -3 और 10 टू दी -7 बहुत, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग बेटा नॉर्मली आयनिक इक्विलिब्रियम में 1 के सामने 1.001 मतलब 10% तक का एरर कर सकते हैं, मतलब 1 के सामने 0.01 को इग्नोर कर सकते हैं, 10 ज्यादा बोल दिया, 5% एरर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5% एरर कर सकते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। मतलब 5% हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे 1 के सामने 0.05 तक इग्नोर कर सकते हैं, 5% यही होगा ना, 1.05, करेक्ट। 1.05 को आप 1 लिख सकते हो, 5% तक इग्नोर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इधर इसके सामने 10 टू दी पावर -7 इसके सामने इग्नोर कर सकते हैं क्या, बोलो। 10 टू दी पावर माइनस के सामने 10 टू दी पावर -6, इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं किसी को नहीं, क्योंकि इसमें एरर 10% का है, हम 5% तक का एरर कर सकते हैं। तो ये इन दोनों को एरर, इसको इन दोनों को हम लोग
निगलेक्ट नहीं करेंगे तो इन दोनों को हमें टोटल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करना पड़ेगा। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल। तो अब आपके पास बेटा हमेशा पीएच किसका निकालना है, सोल्यूशन का, और सोल्यूशन में कितने सब्सटेंस है, कितना H प्लस दे रहा है, सबको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, आप एक के सामने दूसरे को इग्नोर कर सकते हो यदि एरर 5% से कम है तो। यदि ज्यादा है और जहां पर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो सारा आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पीएच बताना पड़ेगा। आया समझ में? तो अब आपके पास सोल्यूशन है, यदि आपके पास 15-20 सोर्स होते हैं H प्लस के तो आपको सबके कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके आपको उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का पीएच 1 होगा। ऐसे नहीं होगा सर HCl वाले का इतना है, ये इतना, बेटा एक कंटेनर में पड़ा तो आपका 1 पीएच होगा, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का 1 पीएच होगा। तो आपको सबसे H प्लस जो आ रहा है सबका ऐड करना पड़ेगा। तो इधर से जो HCl और H3O इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे, और इधर इसलिए नहीं करा क्योंकि 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -3 के कंपैरिजन में क्या था, छोटा था, इसलिए हम लोग इग्नोर कर दिए। आ गया समझ में? हाँ सर। क्लियर है? सर तो फिर उस केस में क्या आएगा पीएच टोटल? इस केस में पीएच 3 आ गया था। इस केस में आपका बेटा ऐड कर दो 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, ये माइनस लॉग ऑफ जो भी है, ये इसको सॉल्व करोगे जितना पीएच आएगा वो 7 के आसपास आएगा, 6.9 समथिंग आएगा। ठीक है? हाँ आया समझ में इतना? हाँ सर। तो ये आपको आप समझ में आया, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल। हमें करना क्या है ये फील आ गया? ठीक है, हमें बेटा एक सोल्यूशन में कहां से H प्लस आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, इन सबको हमें ऐड करना है और यूज करना है। जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम था, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहे थे तो वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिख देते थे, करेक्ट? इधर भी ऐसे ही होगा, एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सब में सबका हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल के पीएच निकाल देंगे। करना लास्ट में क्या है, सभी का पीएच निकालना है। अब हम लोग वापस आते हैं बेटा, ये इधर पे से समझा रहा था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयनाइज हो गया, निकाल लिया। अब जरा देखो केमिकल इक्विलिब्रियम कब यूज होगा। अब आपके यदि सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या वो 100% आयोनाइज नहीं होगा? पहले तो बेटा ये कितना आयोनाइज होगा, इधर आ जाओ, येलो के पीछे, हाँ इधर आ जाओ। तो ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा है, ठीक है? तो ये इधर पर बेटा ये कितना आपका डिसोसिएट होगा, ये कितना डिसोसिएट होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको जब Ka देगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देगा, तो आप Ka बराबर क्या यूज कर लोगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद है ना Ka बराबर हाँ सर, CO माइनस इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, हाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग पावर में लिख देते हैं, इधर 1 है तो सबका 1 हो गया। तो इधर से आप क्या निकाल लोगे, पानी पीना, हाँ मुंह धुलना, नींद आ रही है, ठीक है? अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। हाँ सर मतलब कि जैसे कि हम लोग को अभी पता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब हम लोग को पहले से पता रहता है कि पीएच क्या रहता है, जैसे कि एसिड का लेस देन 7 रहेगा, बेस का मोर देन 7 रहेगा। तो अगर उसके आसपास मतलब अगर नॉर्मल ले रहे डिसोसिएशन का हम लोग, तो फिर इसके अंदर फिर हम लोग को आखिरी प्रोडक्ट देखने बराबर। जैसे कि अभी आप लोग सेकंड केस में जब 8 के आसपास गया तो बेसिक में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह काउंट किया, तो फिर वो अंदर आ गया बराबर। बराबर बराबर। हाँ फिर तो देखो क्या है, नहीं सर वही डाउट था मुझे। आप ले सकते हो, बट ये जब आपके स्कूल के कॉलेज के एग्जाम हो ना तो ले लिया करो, बट जेई का यदि एग्जाम हो तो आपको फिर उसको 7 के आसपास ऐसे नहीं लेना है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे 6.95, 6.93, 6.94, 6 और 7.03। अब आसपास लोगे तो कौन सा आसपास, समझ गए? तब उधर से वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैं बोल रहा था कि जैसे कि हम लोग अभी जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर HCl की जो ये थी Ka था वो 10 to power 3 था, तो उसके अंदर उन्होंने वाटर कंसीडर नहीं किया, पर जब वो 10 to power -8 हो गया तो हाँ फिर हाँ बिल्कुल वो तुम कर सकते हो, क्योंकि आपको तब वाटर waste कंसीडर, हाँ चला ठीक जाता है इसलिए। समझ गया। आप देखो इधर
कब वाटर कंसीडर करना है कब नहीं करना है ये समझने के लिए अभी मैं आपको केस बना के दूंगा कि इस इधर से इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी तो आप वाटर इग्नोर कर देना, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वाटर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो सारे केसेस अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबके लिए 3-3 केस बनाएंगे। तो अब लिखना शुरू करो, काफी बोल लिया मैंने। क्या याद है कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम क्या बताया था? अपने से लिख लोगे आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बहुत बढ़िया, यही आंसर चाहिए तुम लोगों से। आधा घंटा नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, बोला सर क्या नहीं लिख सकते। लिखो जरा, आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखो इक्विलिब्रियम between equilibrium between ion and unionized species. Equilibrium between ions and unionized species. Ion and unionized species. तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड स्पीसीज के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसके बाद हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स या ऐसे लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स हेडिंग डालिए क्या? डालिए, कोई बात नहीं। अरे बात मत करो, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो सब्सटेंस, ऐसे लिख सकते हो सब्सटेंसेस, इस ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे इधर एक लाइन में लिखना है, इधर क्या लिखो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मत लिखो, छोड़ दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है लिखना, बस इलेक्ट्रोलाइट से लिखना शुरू कर दो। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना तो छोड़ दो, ठीक है। इधर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो जो आयंस प्रोड्यूस करे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आपके आयन प्रोड्यूस ना करे। तो ये इधर ही खत्म हो गया। ये क्या होता है? सपोज हो जाएगा बेटा यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं, हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लिख रहा था, बट फिर लगा कि तुम्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ही बता दो तो तुम्हें आसानी रहेगी थोड़ा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इतना अकेला भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अब ये क्या होते हैं बेटा? दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे? या ऐसे भी कर सकते हो, इधर स्ट्रॉन्ग और इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो बेटा आपके अल्फा इज इक्वल टू क्या हो? 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लेस देन 1। लेस देन 1। तो स्ट्रॉन्ग वो होते हैं बेटा जो आपके जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl,
HBr, HI, HNO3, ठीक है, ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे? हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए मैटर। देखो बात करना है तो निकल लो, अब आपस में बात करते नहीं दिखना चाहिए मेरे को कोई भी, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे से पूछो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछो, आपस में डिस्कस मत करो। और कोई बातें करनी है मन कर रहा है तो मेरे से कर लो, है ना, मेरे को भी पता चले। अब मेरे को नहीं बताना है तो फिर क्लास के बाद। सॉल्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट और स्प्रिंगली सॉल्ट, मतलब जो सर लेस सर थोड़े कम सॉल्युबल हो और अच्छे सॉल्ट। तो वो आपके सॉल्ट में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, जितने भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट है, वो होते हैं अमीन, कहे, रब से, सोडियम। तो इनके जो सॉल्ट होंगे बेटा वो हमेशा क्या होंगे? सॉल्युबल सॉल्ट होंगे, और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएंगे। क्या बोल रहा हूं? अमीन, कहे, रब से, सोडियम। अमीन, कहे, रब से, सोडियम। याद कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें इससे इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी आगे जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे 12th में, तब पूरा जितने भी कंपाउंड होंगे उन सबका सॉल्युबिलिटी पता करना होगा। सॉल्ट, इसके सॉल्ट कितने होंगे सोच सकते हो? इनफाइनाइट सर। तो इन सब का पूछ लेगा ये सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, कैसे बताओगे? तो ये इसके बेटा कोई भी सॉल्ट हो, ये किसी के साथ भी, ये क्या कैटाइन है, किसी भी एनाइन के साथ सॉल्ट बनाएंगे और वो सारे के सारे सॉल्ट आपके क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। ये बेटा आगे ऐसी ही 100 चीजें सीखनी है, ये एक है उसमें से, समझ गए? तो जो सीखने सर को मिल रहा है उसको लिखते जाया करो। अमीन का है रब से, सोडियम, और इनके कोई भी सॉल्ट होगा वो हमेशा सॉल्युबल होगा, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे सॉल्युबिलिटी के 10 रूल सीखेंगे, और वो 10 के 10, उससे हमें पता चलेगा कौन सा पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है। हाँ, क्या पूछ रहे थे, बोलो। सर मतलब हम ऐसा आयोनिक इक्विलिब्रियम यूज करके फाइंड करेंगे कि वो सॉल्युबल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आपको ये पता होना चाहिए ना आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक, तब तो आप आयनिक लगा पाओगे, तब तो आप देखोगे कि उसका डिसोसिएशन कराना है या 100% डिसोसिएशन यूज करना है। ओके सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेस, वो क्या हो जाएंगे आपके? CH3 COH, ठीक है, H3BO3, H2CO3, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक एसिड। वीक बेस में क्या हो जाएगा? HNO2, सॉरी, वीक बेस में हो जाएगा आपका बेटा अमोनिया, ठीक है, NH4OH, एनिलीन, वीक बेस में ये हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी बेटा आपके हाइड्रोक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड है, हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ए और सेकंड ए के अलावा जितने होंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपने सबसे पहले तो बेटा ये सीखा कौन से
इस कौन से आपके क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए बेटा कि कौन 100% डिसोसिएशन करेगा और कौन नहीं करेगा। करेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा। जो 100% नहीं करेगा उसके लिए हमें फिर केमिकल इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा, कितना डिसोसिएट करेगा वो पता करना पड़ेगा, और जो 100% होगा वो आपका आसान हो जाएगा, और उसको आप डायरेक्ट क्या करोगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा उससे उतना ही H+ मिल जाएगा। हाइड्रोक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आया समझ में इतना? नोट कर लिया ये? नोट करो इसको फास्ट। अच्छा, बेसिसिटी पता है ना सभी को? हेडिंग डालो बेसिसिटी, हेडिंग डालो बेसिसिटी। और H3PO4 का बेसिसिटी बताओ कितना होगा? H3PO4 बेसिसिटी बेसिकली क्या होता है बेटा, कोई भी एसिड कितने नंबर ऑफ H+ फर्नेस कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी। यदि बेटा कोई एसिड आपका 2 H+ फर्नेस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो उसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो डायबेसिक हो जाएगा। नोट कर लिया ये सभी ने? रफ करो। तो जो H3PO4 पूछा है मैंने, उसका बेसिसिटी कैसे निकालोगे? 3 H दिख रहे हैं तो क्या बोल देंगे, बेसिक, ट्राई बेसिक। क्यों? H3PO4 क्या है, 3 H दिख रहे हैं तो क्या ऐसे 3 H को देख के हम लोग बेसिसिटी बोल सकते हैं क्या? फिर से पूछ रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। कुछ लोग जिनका ध्यान नहीं लग रहा है, इधर देखो। H3+, ठीक है। अभी यदि मैं इसका बेसिसिटी पूछूं किसका कितना होगा, एक्वस है 3 होगा। कैसे पता कैसे चला आपको? 3 हाइड्रोजन है तो क्या स्ट्रक्चर बोल बना दोगे, सकते हैं। ऐसे H को देख के क्या बोल सकते हैं, सर ऐसे H को जरूरी देख नहीं कि एसिडिक बोल H सकते, होगा कि नहीं। बोल सकते हैं क्या ऐसे देख के? हाँ ठीक है यार, तुम सही बता रहे हो, बताओ बोल सकते हैं क्या? बेटा ऐसे देख के बिल्कुल नहीं बता सकते। यदि आपसे मैं पूछूं H3PO2 इसका बेसिसिटी कितना होगा, 3। मेरे साथ कितने लोग हैं, 3? सर 1 होगा, 1। अच्छा, अब यदि मेरे साथ नहीं थे तो आंसर सही बता दो। सर 1 है क्या? हाँ ठीक है यार, सही से सही से। कैसे निकालते कैसे हैं बेसिसिटी? बेटा वो पर्टिकुलर स्पीसीज कितने H+ फर्नेस कर रहा है, और H+ फर्नेस कर रहा है नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? उसके पास एसिडिक H हो, और एसिडिक H कैसे पता चलेगा? जब वो हाइड्रोजन किसी सोनिट्रिक से कनेक्टेड हो, बताया था, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन या हैलोजन से कनेक्टेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होता है, सोनिट्रिक का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन ही आयोनाइज होगा। तो अब क्या जरूरी है इसमें 3 H हो और वो तीनों आपके आयोनाइज हो? नहीं हो सकता ना। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तभी भी बताया था, बस तुम लोग हो, भूल जाते हो, है ना? अब कुछ याद आया? आप बता पाओगे? चलो इन सबका एसिड बेसिसिटी लिख दो मेरे लिए। लिखो भाई इसका बेसिसिटी जल्दी से, मैं भी चेक कर रहा हूँ। ये सोनिट्रिक याद रहेगा ना? हाँ, एक बार और बता दूं,
सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन आपका सोनिट्रिक का हाइड्रोजन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक H, और वही हाइड्रोजन ही सिर्फ हमेशा आयोनाइज होता है। तो जब कभी भी कोई भी एसिड आपका H+ फर्नेस करता है तो वो आपका सोनिट्रिक का हाइड्रोजन होता है। करो करो, स्ट्रक्चर बनाओ, केमिकल बॉन्डिंग सिखाया था ना। ना बनाओ। पेन चलाओ, एक एक कर लो, फिर उतारते हैं ना, जो लिखते रहना क्या ही है। हाँ, फर्स्ट का 5 कैसे आ जाएगा? 3 हाइड्रोजन है, 5 आ गए तेरे। हाँ? दूसरे का 1 आ रहा है, ऐसे क्यों बनाया? तो स्ट्रक्चर बनाना भूल गए। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन कर दिए फिर तूने। भूल गया? पढ़ोगे नहीं तो सब भूल जाओगे, चाहे कितना भी समझ में आ जाए, चाहे कितना भी समझ में आ जाए, पढ़ोगे नहीं तो। इन दोनों में H3PO, H3PO2 कौन लिखेगा? PO2, H3PO2। एक गलत है, वो नहीं बताऊंगा, ये तेरे को नहीं पता चलेगा। H3PO3 गलत। करो, बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, देखो सभी के स्ट्रक्चर चाहिए। BO3 वाला गलत है बस। इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? समझ गया? क्या बनाया स्ट्रक्चर? नहीं आता? केमिकल बॉन्डिंग की भी क्लास नहीं करी या भूल गया? तीन तो लिखा ही था तूने, अब क्या? अब इसने पता जो सही किया था वो भी गलत कर लेगा। क्या ऑनलाइन आया किसी के आंसर? हाँ सर, मैंने चैट पे लिखा है, चैट पे लिखा है क्या? और कोई अभी आंसर आया? तुम करते नहीं हो यार तुम लोग। अब मैं अगली बार से रूल बना दूंगा, जो क्लास में आंसर देगा उसी को आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्लास होने के बाद फिर मैं बताना शुरू किया करूंगा। इधर देखो जरा। अरे यार, इतना बेइज्जती मत कराओ, कम से कम स्ट्रक्चर बनाना तो याद रखो। तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी को बताओ कि यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर बनाना तो आना चाहिए, नहीं तो कोई बेइज्जती करके चला जाएगा। इधर देखो, H3PO4। अरे आप बात मत करो। अरे ये क्या होगा? सब देखो, हमेशा बेटा H3PO4, H3PO2, H3PO3, इन सब में बेटा एक बात हमेशा याद रखो, P डबल बॉन्ड O होता ही होता है। ठीक है, एक O तो होना ही चाहिए, जितने मैक्सिमम डबल बॉन्ड O बना दो उतना बढ़िया। ठीक है, अब आपके पास इधर टोटल कितने? 4, और आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक बनने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, और ये तीनों हाइड्रोजन
क्या है, एसिडिक, एसिडिक एच है क्योंकि सोनिट्रिक ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो इसका क्या आ जाएगा बेसिसिटी 3। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, H3PO3, H3PO3 एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बना लिया करो हमेशा। अब जो बचे उसके हिसाब से, अब क्या है, ऑक्सीजन 2 है और आपके पास 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का, तो इसका बेसिसिटी कितना आएगा। और अब यदि आपसे पूछा जाए H3PO2, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये बना लिया, अब एक के साथ क्या आएगा, तो कितना हो जाएगा 1। समझ गए। अब उसके बाद क्या पूछा गया, H3BO3, H3BO3 क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गलत है। अब जरा देखो इसमें ध्यान से सुनो, ठीक है, 3 गलत है। अब इसका क्या होता है बेटा, इसका 3 गलत इसलिए है बेटा, ये एसिड क्या होता है, H प्लस का H प्लस फर्नेस करे, या वही स्पीसीज बेटा क्या करे, OH माइनस गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरॉन है ना। अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इसका एक ऑर्बिटल खाली है। अब यदि एक ऑर्बिटल खाली है तो इसकी रिएक्शन यदि H2O के साथ कराया जाए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बनाएगा, BOH OH OH OH, समझे। तो इसने क्या करा बेटा, बेसिसिटी क्या होता है, जितने H प्लस फर्नेस करे, जितने H प्लस फर्नेस करे वो क्या है बेसिसिटी। अब इधर H प्लस तो फर्नेस नहीं कर रहा, बट OH माइनस गेन तो कर रहा है। कितने OH माइनस गेन करे, एक बेटा, एक किया, एक OH माइनस फर्नेस किया, मतलब गेन किया, यदि एक OH माइनस गेन किया तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, समझ गए, बेसिसिटी कितनी आ जाएगी। तो इसमें हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस में पूछ आया था एक बार एडवांस में आया था, तुम दोनों कल से मैं साथ में नहीं बैठाऊंगा यदि ऐसे मेरे को बात करते दिखे तो, ठीक है, तुम लास्ट में, एक आगे और एक पीछे बैठेगा कल से। अब अगली बार यदि तुम बात करते दिख गए मेरे को, मैं जब बोलूं एटलीस्ट तब तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेटा एक बार एडवांस में आया था, तब किसी को नहीं पता था, आज सब पढ़ाने लगे, ठीक है, तो अब नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं बेटा क्वेश्चंस के बीच में यूज हो जाती है इंफॉर्मेशन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको जब तक पता नहीं होगा तो आप पहली बार में सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप यदि ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो क्या आप पहली बार में सोच पाते, बहुत मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है कोई सोच ले, बट क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके से भी लोग सोचते हैं कि जो सीधा सीधा है ये आया है तो पूछा ही कर को, तो इसी के चक्कर में कुछ लोगों ने तो उस समय सही कर दिया था, बट कुछ लोग तो भरोसा रखते हैं अपने ऊपर, तो वो गलत कराए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बेसिसिटी 1। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्या एक्सप्लेन करूं फिर से, इसका फिर से बेसिसिटी 1 कैसे होना है। बेसिसिटी बेटा, यदि ये एसिड है और ये यदि सपोज H2O या NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो NaOH क्या, OH माइनस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बना लेगा, क्योंकि ये ऐसा इसीलिए करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा तो ये पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा फिर H प्लस देगा, तो ये क्या करता है, H प्लस फर्नेस ना करने से पहले क्या करता है, OH माइनस गेन कर लेता है, क्योंकि ये क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था। तो इसने क्या करा बेटा, 3 H प्लस फर्नेस नहीं करे, क्या किया, एक OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना है 1। ये क्या बनाता है बेटा, ये हमेशा याद रखना, BOH होल 4 क्या बनाएगा बेटा, ये प्लस नहीं बनना, ये माइनस बनेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आएगा, तो क्या बनाएगा, BH4 माइनस।
अरे वो ब्रैकेट है। आगे समझ इतना। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना सही है या गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ, कौन बोला गलत है? कोई तो ही बोला है ना गलत। हरी अच्छा, HNO3 का 1 होगा। HNO3 ऐसे होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। strength of acid can be compared using pH values। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मतलब कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, क्या वो उसको, उनका यदि मेरे को स्ट्रेंथ पता करना है, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, क्या है, यदि वो मेरे को पता करना है, तो क्या मैं पीएच वैल्यूज को देख के बोल सकता हूँ? नहीं सर। सोच के आंसर करो, यदि नहीं समझ में आया तो लिख लो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग पीएच वैल्यूज। मैं पूछ रहा हूँ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बस सिर्फ इतना। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग पीएच वैल्यू, क्या सही है ये? यस सर सही है। कितने लोग बता सकते हैं कि सही है, मतलब हैंड रेज करो, सही जितने लोगों को लग रहा है। सर सही लग रहा है। सही तो यस को लग रहा है, और तुम्हें लग रहा है, और कोई हैंड रेज किया है? यस गुप्ता बस हैंड रेज करा। गलत कितने लोग, बाकी सबका गलत मान लो। हाँ सर गलत है। और मेरे साथ, मतलब आपके मेरे यहाँ साथ सब वाले सब लोग हैं। गलत गलत वाले ज्यादा लोग हैं, राइट? हाँ मैं सर। सही वालों के साथ हूं, तब मेरा साथ छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट गलत है। अभी अभी सर मैंने क्योंकि आपको सर वो डिग्री मतलब जितना H प्लस वो रहेगा वो डाइल्यूट किया तो फिर वो स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगा ना, तो पीएच का डिमांड बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे अभी अभी हमने देखा था बेटा, HCl था, ठीक है, HCl था। एक बार HCl की कॉन्सेंट्रेशन में 10⁻³ लिया तो कितना आया था? 3। और एक बार 10⁻⁸ लिया था तो 7 के आसपास आया था। तो है तो HCl ही, और HCl बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या हम पीएच को देखकर कभी स्ट्रेंथ बता सकते हैं? तो कभी कोशिश भी मत करना पीएच को देखकर आप आपस में एसिड कंपेयर कर मत जाओ, ठीक है? हाँ, यदि आपसे कुछ इस तरीके से बोले कि सोल्यूशन फिक्स है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, फिर इनका कंपेयर करना हो तब आप करोगे। अदरवाइज सिंपल है कि यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। ऐसा नहीं है बेटा कि pH 1 आएगा तभी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। HCl हमेशा स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि pH उसका कितना है। pH पहले बता दिया बेटा, एसिड का pH नहीं होता है, सॉल्यूशन का pH होता है। आपको सॉल्यूशन में वो कितना H प्लस फर्नेस कर रहा है वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिड कभी भी एसिड का pH नहीं होता है। आगे समझ में? कोई ये नहीं बोलेगा कि जो आपके एसिड होते हैं वो आपके pH लेस देन 7 होता है, उसका एसिडिक सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 होता है एट 25°C। ये समझ में आया स्टेटमेंट? यस क्लियर है? तो ये डिफरेंस हमें समझ में, तो इसकी उसी के नीचे लिख लो, उसको लिख लेना, रॉन्ग स्टेटमेंट काट लेना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग pH वैल्यूज। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग pH वैल्यूज।
समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, यस सर क्लियर है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा बेटा? सर एसिड डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सपोज आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये डिसोसिएट होगा H+, ये क्या है एसिड, इससे क्या होगा CH3CO- प्लस H+। अब यदि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? K इक्विलिब्रियम के। एसिड क्या हो जाएगा? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और कुछ डिफरेंस नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? CH3CO- इंटू H+ अपॉन CH3। तो ये इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन पता होगा तो हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख पाएंगे। आगे समझ में? और ये आपका क्या है? एक्वस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? H2O भी लिख सकते हो, बट उसका एक्टिव मास कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि वो ये आपके एक्वस सोल्यूशन है, वो H2O आपको H2O क्या होगा? आपका प्योर लिक्विड होगा, तो उसका एक्टिव मास क्या आ जाएगा? हमेशा 1 आ 1 जाएगा। करेक्ट। अब बेस के लिए भी आप सेम बोल सकते हो, ठीक है? तो अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? Kb। तो ये क्या है? Ka और ये Kb। अब एक होता है बेटा pKa, याद हो जीओसी में मैंने pKa बताया था। pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ K। pKa क्या होता है? माइनस लॉग K। तो ये आपका pKa, ये याद होना चाहिए। वैसे ही बेटा Kb, pKb क्या हो जाएगा? माइनस लॉग Kb। Kb क्या हो गया आपका? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एसिड बेस थ्योरीज। हाँ हाँ लिखो। लिख गया? तो इतना लिखना था, उसमें भी 10 मिनट लगा दो। एसिड बेस थ्योरीज। तो ये एसिड बेस थ्योरीज में सिखा चुका हूँ, याद है सभी को? ये बंद क्यों कर दिए फैन?
एसिड बेस थ्योरीज पता है, जीओसी में बताया था ना, और बोला था दोबारा बताऊंगा नहीं। हाँ, क्या था आर्रेनियस थ्योरी, कौन बताएगा? तुम लोग से कुछ भी पूछो, कुछ भी नहीं बता पाते हो। क्या होता है भाई एसिड? आर्रेनियस एसिड, आर्रेनियस ने क्या बताया था एसिड के बारे में? सीरियसली किसी को नहीं पता क्या होता है? सर जो H+ दे, वो सब्सटेंस H पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, H+ में ज्यादा एसिड और जो OH माइनस करेगा ज्यादा बेस। नहीं, मैं आर्रेनियस एसिड अच्छा नहीं, मैं आर्रेनियस एसिड, आर्रेनियस बेस, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ना? और कोई इसके साथ कौन कौन है? आरएन नहीं पता तुमको क्या है आरएनएस एसिड? तो पता तो है ना, तो फिर क्या ऐसे क्या खड़े हो जाते हो? ऐसे लगता है जैसे क्लास एकदम, अगर मैं 10 को खड़ा करके पूछूंगा तो उसमें 10 बता देंगे, मेरे को पता है, पर बोलना ही नहीं होता तुम लोग को। क्या होता है लुईस एसिड? तो पता है ना तुमको, तो फिर हाँ करना चाहिए ना। क्या होता है लुईस बेस? हाँ, तुमने ये ब्लैक ब्लैक, हाँ, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, मैं पूछ रहा हूँ लुईस बेस नहीं पता? जीओसी नहीं पढ़ा? पढ़ा क्या तुमने? सर हाँ, तुमने क्या है लुईस बेस? तुमसे पीछे नहीं, देखो तुम्हें। हाँ, ये प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? अच्छा, प्रथम, हाँ। नहीं पता? क्लास नहीं करी तुमने भी क्या? लुईस एसिड, लुईस बेस याद नहीं? आर्यन पूरा चैप्टर ही एब्सेंट हो जाते हो। हाँ, क्या है बेटा, तुम बताओ। नहीं पता? हाँ, एसिड या बेस? और कोई लुईस बेस बताना चाहेगा? सर 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 जो लोन, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, गुड इलेक्ट्रॉन लोन डोनर्स। पेयर डोनर। हाँ ठीक है, इतनी मेहनत के बाद 5-6 लोगों ने आंसर दिया है। सर वो तो इतनी पहले देर से शांत बैठे थे सर हम। सुनो जरा बेटा, ये मैंने आपको जो एसिड बेस थ्योरीज है ये आपको जीओसी में सिखाई भी थी, और बोला भी था कि दोबारा नहीं सिखाऊंगा, बट तुम लोग हो तो सुनो फिर से। सबसे पहले बेटा आर्रेनियस एसिड और आर्रेनियस बेस क्या होते हैं ये समझते हैं। एसिड और बेस जो हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं, एसिड वो जो H+ फर्नेस करे, और बेस वो जो OH- फर्नेस करे। आर्यन क्या कर रहे हो अभी? हो गई ड्राइंग? हाँ, क्या लिख रहा था? आर्रेनियस लिखा है, बोल रहा है एब्सेंट था। अच्छा, लिखना है। अभी क्या लिख रहा था अभी? अच्छा, एच तो आर एसिड समझ में आया। तो ये जो आप दिन भर बोलते रहते हो ना बेटा, H+ फर्नेस एसिड और OH- फर्नेस करे तो बेस, तो उसको क्या, वो कौन सा थ्योरी है? आर्रेनियस थ्योरी। उसमें बस एक बात याद रखना, आर्रेनियस ने बोला था वो आर्रेनियस एसिड होंगे जो वाटर में H+ फर्नेस करे, और जो OH- वाटर में फर्नेस करे वो क्या होंगे? आर्रेनियस बेस। आए समझ में? तो सिर्फ इतना ही है बेटा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आगे समझ में? आर्रेनियस एसिड, आर्रेनियस बेस। लुईस एसिड, लुईस बेस क्या होते हैं? वो सारे स्पीसीज जो क्या करें बेटा, लोन पेयर एक्सेप्ट करें, वो क्या हो गए आपके लुईस एसिड। और वो सारे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, डोनेट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
लुईस लुईस बेस। बेस। अब थर्ड थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी। उन्होंने क्या बताया, ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि वो सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड जो क्या करे, किसी भी मीडियम में H+ फर्नेस करे, जरूरी नहीं कि वो वाटर ही में करे, वो सारे एसिड जो क्या करे H+ किसी भी मीडियम में फर्नेस करें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। Bronsted और Lowry बेस acid। क्या हो जाएंगे, वो सारे बेस जो क्या करे किसी भी मीडियम में H+ एक्सेप्ट करे। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो उसने बोला प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे आपके, एसिड और बेस। प्रोटॉन डोनर है तो क्या है, एसिड Acid। किसी भी मीडियम में, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो किसी भी मीडियम में क्या हो जाएगा, बेस। तो आप क्या तीनों थ्योरी क्लियर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो तो बढ़िया है। थर्ड वाली थ्योरी का नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी समझ गए थे ना। अब ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी में हमें थोड़ा और समझना है। ये सपोज आपके पास, सपोज HCl है, ठीक है। HCl की रिएक्शन सपोज चलो NH3 के साथ करा देते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस Cl-। तो बताओ बेटा इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन कौन है। ये क्या कर रहा है, H+ फर्नेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ये क्या कर रहा है, ये डोनेट करा, ये एक्सेप्ट करा, ये क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ये क्या होगा, अब इसको भूल जाओ, ये क्या करेगा, यदि आपको इलेक्ट्रॉन कोई, एक्सेप्ट करेगा। यदि आपको कोई NH4 प्लस दे दे तो ये क्या करने वाला है, ये H+ डोनेट करेगा। तो अब ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। और ये बेस किसका है, इसका। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेटिव या कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्जुगेट बेस या सिंपल कॉन्जुगेट बेस। आए समझ में, ये क्या है, एसिड, और एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि बेटा अब ये क्या करने वाला है, H+ एक्सेप्ट करने वाला है, और ये H+ क्या करने वाला है, डोनेट करने वाला है। समझ गए, यदि ये H+ डोनेट करेगा तो ये एसिड, और ये एक्सेप्ट करेगा तो बेस। और इधर क्या था, ये डोनेट कर रहा था तो एसिड, और ये क्या, बट ये किसका है, इसका। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। आया समझ में, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। आगे समझ में। तो तीनों थ्योरीज को आप अपने से लिख लो और लास्ट में ये लिख लेना। लिख लोगे ना, पहले आरएनएस थ्योरी लिखो, आरएनएस थ्योरी लिखो। क्या लिखोगे, आरएनएस थ्योरी में आरएनएस एसिड और आरएनएस बेस। आरएनएस एसिड क्या हो जाएगा, जो वाटर में H+ फर्नेस करे, और आरएनएस बेस क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख लो, पूरा उसमें मत लिखो डिटेल में, शॉर्ट में लिखो। आरएनएस एसिड क्या हो जाएंगे, जो कि वाटर में H+ फर्नेस करे। आरएनएस बेस क्या हो जाएंगे, जो वाटर में क्या करें, OH- फर्नेस करें। ये हो गया आपका आरएनएस एसिड और आरएनएस बेस। लुईस एसिड, लुईस थ्योरी हेडिंग डाल के लुईस एसिड और लुईस बेस लिखो। लुईस एसिड क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या हो जाएगा आपका, लुईस एसिड, और लोन पेयर डोनर क्या हो जाएगा, लुईस बेस। एग्जाम्पल में लिख सकते हो,
आपका जैसे लाइक BbCl3, ये क्या हो जाएगा लुईस एसिड, और आपका सपोज NH3, ये क्या हो जाएगा आपका लुईस बेस। ठीक है, एग्जाम्पल भी एक एक लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या लिखना है, एसिड क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोटॉन कोई भी मीडियम में प्रोटॉन डोनेट करे, मतलब H+ डोनेट करे, वो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या हो जाएगा, वो कोई भी मीडियम में H+ एक्सेप्ट करे, वो क्या हो जाएगा आपका ब्रॉन्स्टेड बेस। और उसके बाद ये लिख लेना, तो उधर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस डिफाइन कर लेना है। समझ में इतना? लिख लिया सभी ने? समझ में आ गया? ये भी लिख लिया, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, ये समझ में आएगा? ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस लिखो, बेस का क्या लिखेगा कॉन्जुगेट एसिड लिखो, तो ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, सर Cl- को बेसिक रेडिकल बोलेंगे क्या? कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे ना, मतलब रेडिकल तुम्हारा बेसिक, मतलब ऐसे पूछा सर स्कूल में, मतलब टीचर ने क्वेश्चन पूछा था तो उसके लिए मतलब थोड़ा डाउट है तो इसीलिए पूछा। वैसा कोई टर्म होता नहीं है, ठीक है? एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, उसी को, इसको आप बोल सकते हो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ठीक है? बट ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, बट इन्हीं को आप बोल सकते हो। जैसे ये सपोज क्या करने वाला है, H+ फर्नेस करने वाला है, ये क्या हो जाएगा आपका रेडिकल, जो जनरली बेटा रेडिकल आयंस को बोलते हैं, ठीक है? तो यदि ये आपका NH4+ है, तो ये क्या करेगा, H+ फर्नेस करेगा, तो इसको हम लोग एसिडिक की कैटेगरी में रख देते हैं, राइट? और जो आप एसिड, तो इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल बोल देते हैं। और जैसे Cl- है, तो ये क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बेस की कैटेगरी में रख देंगे, समझ गए? और आगे चल के ये एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल हम लोग अलग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह, ओके सर। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या हेडिंग डाले, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो नॉर्मली बेटा वाटर क्या करता है, वाटर है सपोज, तो वो वाटर क्या कर सकता है, H+ और OH-। यदि हम लोग इसका K इक्विलिब्रियम लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, H+ इंटू OH- अपॉन H2O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक H2O प्लस H2O क्या बनाएगा, ये H+ सपोज फर्नेस कर दे, ये क्या करे एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बना लेगा H3O प्लस प्लस OH-। तो K इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस इंटू OH- डिवाइडेड बाय H2O अपॉन H2।
ये बेटा आपका सपोज प्योर लिक्विड मान लो, ठीक है, तो इसका क्या कर लो कॉन्सेंट्रेशन 1, ठीक है। एक सॉल्वेंट ले लो, एक सॉल्यूट ले लो, सॉल्वेंट तो ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसका एक्टिव मास 1। और यहाँ पे हम लोग ने हम सिर्फ ये लिखा, तो ये जो H+ कहीं लिखा हो उसका भी मतलब क्या है, एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन, इधर H3O+ लिखा हो इसका ही मतलब क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो अभी ये K इक्विलिब्रियम इनटू H2O इज इक्वल टू क्या है, ये H+ इनटू OH-। ऐसे इसको 1 ले लेंगे तो इधर भी बोल सकते हैं K इक्विलिब्रियम इनटू H2O इज इक्वल टू H3O+ OH-, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको बेटा हम लोग ये क्या है, आयंस, करेक्ट। और इस आयंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बेसिकली दिस इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट के बराबर, तो इसको भी आयनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट। और इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, KW। सेम इधर इसको क्या बोलने लगेंगे, KW। तो KW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को ना। अब क्या होता है बेटा, अब आपको ये KW की वैल्यू या कैलकुलेट करनी है बेसिकली, या तो कोई आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दे, ठीक है, तो आप KW निकाल सकते हो, या कोई KW दे दे तो आप के इक्विलिब्रियम निकाल लोगे। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O तो पता ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कैसे निकालोगे यदि 1 लीटर सोल्यूशन है तो इसका डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। यदि सपोज डेंसिटी ऑफ वाटर में ग्राम पर ml ले लूं तो मैं मास इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा, VmL, करेक्ट। क्या होता है मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना है, VmL, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, ये हो गया आपका मोल्स। कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, VmL अपॉन 18 क्या होता है, मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, N/V। बस हो गया, कुछ और बोलना चाह रहा है कोई, या इतना ही फॉर्मूला है, N/V। तो क्या हो जाएगा, N मोल्स पता है, YV, V किसमें होगा, V होता है लीटर में, ये मैं पूछ रहा था, ये आगे बोलो, वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है आपका, मोलैरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैरिटी के टर्म्स में जनरली लिखते हैं। तो ये क्या है, इसको यदि VmL करना है तो हमें इधर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 55.56 क्या हो जाएगा ये, मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो इधर पे आपका क्या, ये इक्विलिब्रियम पता है, ये पता है, KW निकाल लेंगे ना। तो ये आपका जो ये वाटर का बेटा Ka है, ये वाटर का जो Ka है, के इक्विलिब्रियम है, ये हम लोगों को इनमें से कोई एक चीज याद रख लेते हैं। और ये बेटा 1.8 इंटू 10⁻16 होता है। बहुत ब्लर हो गया, बहुत ब्लर हो गया, नेट तो कनेक्टेड है, इधर सही दिख रहा है सर। हाँ सही सर, दिख रहा है, हो गया सही, हाँ सर। होगा, ठीक है। तो ये Ka बराबर के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, KW। तो यदि आप ये याद रख लोगे, और हमेशा याद रखना बेटा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो के इक्विलिब्रियम और के की वैल्यू चेंज हो जाती है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता है आपको,
यदि एक टेम्परेचर पे आपके पास के ए है तो दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है तो निकाल लोगे। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा सर आपका वीडियो और वॉइस दोनों रुक गया है। यदि W बराबर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू के इक्विलिब्रियम, ये कितना है 1000/18 और ये कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। सॉल्व सर पूरा बोर्ड ही सर रुक गया है सर, सब ब्लर भी हो गया, आपका वीडियो और वॉइस दोनों रुक गया। सर पूरा बोर्ड ब्लर होके आप चले गए थे, मतलब सब कुछ वो वॉइस पास हो गया था। आप एक बार वापस बता सकते सब पिक्सेलेट हो गया था सर। तो क्या अभी इसमें कुछ पूछना है तुम्हें? अभी दिख रहा है ये? सर वो के इक्विवेलेंट से आगे बताना थोड़ा सा। के ए इज के इक्वल टू के इक्विवेलेंट। के ए इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम पता है आपको, पता है के डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, के इक्विलिब्रियम इंटू H2O। के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू के इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इधर निकाला था, के इक्विलिब्रियम मैंने ये बोला कि ये याद रखेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया के डब्ल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। सर मतलब ये मतलब हर एक केस के लिए रहेगा ना कि ए मतलब 1.0 एट 25 डिग्री सबके लिए होगा ना, मतलब कोई भी कंपाउंड। हाँ, कोई भी कंपाउंड नहीं बेटा, वाटर की कहानी चल रही है, वाटर का के है, हर एक एसिड का अलग होता है ना। हाँ टॉपिक एक बार बता सकते, मैं डिस्कस कर रहा था। क्या बोल रहे हो? टॉपिक नेम, हाँ टॉपिक नेम था आपका बेटा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर किस तरीके से डिसोसिएट होगा, किस तरीके से आप के के डब्ल्यू ये सारी कैलकुलेशन करी, वो आपको इधर करनी थी। सर वो लास्ट में के डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू क्या लिखा है? नहीं था ना शायद, देख लेना जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है। अपने आप को तो मत पागल बनाओ, एटलीस्ट दुनिया को बना रहे हो वो मेरे को भी पता चल रहा है, ठीक है, बट अपने लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो। सर वो लास्ट में के डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू क्या लिखा है? नीचे एकदम नीचे लिखा है सर। के हाँ वो इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, अच्छा ओके। ठीक है। तो आप लोगों को बेटा मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने लिए पढ़ लो कि लगे कि हाँ 11th में ये पढ़ा जाता है। जैसे तुम लोग पढ़ जाओगे फिर कोई पूछेगा तो उनके सामने ये भी नहीं बता पाओगे 11th में क्या पढ़ा जाता है ना। ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा किसी के साथ, मतलब होना नहीं चाहिए ना, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट पढ़ लो इतना जिससे अपने आप को आईने में देख पाओ। कुछ लोग हैं जो नहीं देख पाएंगे, मेरे को अभी पक्का पर भरोसा है, जैसा मेरे को फील आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब कॉपी चेक करी थी तब लग रहा था कि नाम ही नहीं सुना है तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो पढ़ के आओ बेटा, एटलीस्ट इतने दिन है, एक एक चैप्टर 2-2 घंटे ही पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके जो भी डाउट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताओ, कुछ कुछ सीखोगे, कुछ कुछ आके पूछोगे, तभी जाके चीजें सही होगी, ठीक है। बाकी बाकी जो भी लोग देखो जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है वो भी पता होगा उनको कि हाँ उन्होंने मेहनत करी है। तो एटलीस्ट रिवीजन के पर्पज से स्कूल के एग्जाम में, तो एक बार मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में बुक रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक बार रीड कर लो,
और जो सीबीएसई वाले हैं जिन्होंने का एग्जाम हो गया है, उन्होंने यदि बुक रीड नहीं करा है तो अभी बेटा 12th स्टार्ट होने से पहले 11th की बुक रीड कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, ठीक है। सर क्योंकि अभी स्टेट बोर्ड तुम यदि स्टेट बोर्ड वाले हो तो स्टेट बोर्ड करो, ठीक है। सीबीएसई भी चलेगी ना, मतलब स्टेट बोर्ड करना है तो कंपलसरी नहीं है ना? नहीं नहीं, स्टेट बोर्ड करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो फिर आपको स्टेट बोर्ड की पढ़नी ही नहीं है, बहुत बेकार बुक है, ठीक है। समझ गए, लिख लिया ये, चलो इसके Yes, आगे